नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की या लॉज ऑफ प्रोडक्शन की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जो टीपी एमपी के बीच रिलेशनशिप है, जो उसके ग्राफ हैं, जो टेबल्स हैं, वो सारे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन से कि आखिर क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये वीडियो देखने के लिए आप इससे पहले जो पार्ट 1 हमने इसका अपलोड कर रखा है, वो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये और बेहतर समझ में आएगा। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ आउटपुट चेंजेस, कि आखिर कैसे आउटपुट चेंज होता है, कब, व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, मीन्स जब हम केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं तो उस एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करने की वजह से आउटपुट में क्या चेंज होता है, while अदर फैक्टर्स आर kept फिक्स्ड, मीन्स हम सारे फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स को क्या रखें, हम कैसे रखेंगे, बाकी फैक्टर्स को हम फिक्स्ड रखेंगे। और बाकी फैक्टर्स को फिक्स्ड रखते हुए अगर हम एक फैक्टर में चेंज करें तो उसका हमें इम्पैक्ट देखना है कि बाकी फैक्टर्स जो टोटल आउटपुट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कौन एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन। ये क्या करता है, शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। अब देखिए शॉर्ट रन ये कहाँ से आया, क्योंकि जब आप लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आप शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। शॉर्ट रन में, इस शॉर्ट रन में हम एक फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं और एक फैक्टर को क्या रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं। एक फैक्टर फिक्स्ड रहेगा और एक फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो वेरिएबल फैक्टर में चेंज करेंगे तब देखेंगे आउटपुट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। जबकि इस लॉन्ग रन में सारे फैक्टर कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, हम तब देखेंगे आउटपुट में क्या चेंज होता है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये कहाँ, ये शॉर्ट रन में काम करता है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, लॉ क्या स्टेट करता है, ये लॉ क्या कहता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर्स, मीन्स फिक्स फैक्टर्स के साथ हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं और नंबर बढ़ाते जाते हैं तो द टोटल प्रोडक्ट, जो टीपी है, टोटल प्रोडक्शन है, इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इनिशियली का मतलब है स्टार्टिंग स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, एंड फाइनली स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, और अंत में जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग ग्राफ और टेबल के थ्रू समझ लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है जो ना लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और इसकी टेबल, इन सबको पढ़ने से पहले हमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोडक्ट का, टीपी का, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। इसको टोटल प्रोडक्ट कहें या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, हम TPP भी इसको लिख सकते हैं। अभी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये क्या है, टोटल क्वांटिटी है गुड्स की प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म यूजिंग गिवन आउटपुट, मींस एक फर्म जो इनपुट्स दिए गए होते हैं उन इनपुट्स का इस्तेमाल करके जितनी टोटल क्वांटिटी किसी गुड्स की प्रोड्यूस करता है वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, टोटल
आउटपुट कहलाती है। जैसे कि टोटल आउटपुट इज इक्वल टू समेशन, ये क्या है, समेशन है, एग्रीगेट है ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मीन्स जितनी वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स का आपने इस्तेमाल करी हैं, उन वेरिएबल फैक्टर्स ने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उस सब को जब आप एग्रीगेट कर लोगे, उसका समेशन कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो क्या बनेगा, टोटल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वन वर्कर प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स, जैसे कि हम कह दें अगर कि जो एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय मिलके केवल किसी चीज की 10 यूनिट बनाता है, तो देखो एक वर्कर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 10 बना रहा है, तो जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 2 वर्कर कब काम करें, तो दोनों मिलके इसी गुड्स की अगर 25 यूनिट बना लेते हैं, 25 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो अब जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 25 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, दूसरा है हमारे लिए एवरेज प्रोडक्ट। देखिए एवरेज का मतलब ही होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जब भी किसी चीज का एवरेज निकालना होता है तो उसके टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से या आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है पर यूनिट, हमें किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। तो जब एवरेज प्रोडक्ट आप पढ़ोगे तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, पर यूनिट प्रोडक्ट, मींस द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। क्या आउटपुट पर यूनिट है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है। कैसे हम निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स हम कह सकते हैं, या फिर हम आउटपुट भी इसको कह सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स लिखें या हम इसको आउटपुट लिखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि इफ 2 वर्कर्स प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, अगर कहीं पर 2 वर्कर मिलके जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 50 यूनिट का कर रहे हैं, 50 यूनिट्स का कर रहे हैं, तो अगर हमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट 50 है, 2 वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना बचेगा, 25 पर यूनिट। जो हमारा आउटपुट और जो एवरेज प्रोडक्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 25 पर यूनिट। ये था एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल का कॉन्सेप्ट। देखिए मार्जिनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्जिनल का मतलब पूरी इकोनॉमिक्स भर में होता है एडिशनल, या अपनी लैंग्वेज में हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एडिशनल आउटपुट या एडिशनल प्रोडक्शन, मींस जब भी हम किसी वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल इकाई, एक एडिशनल यूनिट यूज करते हैं, तो उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो एडिशनल आउटपुट होता है वही क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। भाई एडिशनल आउटपुट आपको तो तब मिलेगा जब आप किसी गुड्स की एक और इकाई इस्तेमाल करोगे और एक और इकाई प्रोडक्शन में इस्तेमाल करोगे। अगर नई इकाई या एक एडिशनल यूनिट आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल में नहीं लाते हो तो आपको एडिशनल प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा। इट मीन्स द एडिशनल आउटपुट, ये क्या है, एडिशनल आउटपुट है, ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। हम वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट जब इस्तेमाल करते हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो आउटपुट होता है वो आउटपुट कौन सा आउटपुट कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, कि मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल आउटपुट, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन TP अपॉन चेंज इन यूनिट्स। upon change in units means delta TP upon delta Q, ये इसका किसका, मार्जिनल का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ TP इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 70 यूनिट्स, मीन्स टोटल प्रोडक्ट हमने मान लिया कि जब यूनिट 2 थी तो इस 2 यूनिट पर जो टोटल प्रोडक्ट है वो 50 यूनिट्स का है,
जब एक और लेबर आ गया, 3 आ गया, तब यही प्रोडक्शन 3 लोग मिलकर कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 70 यूनिट्स बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 यूनिट एडिशनल आई, एक इंसान ने एक्स्ट्रा काम किया, उसने कितने का काम कर दिया भाई, 1 यूनिट जब 2 ही लोग काम कर रहे थे तो 50 का प्रोडक्शन था, 3 आए तो 70 का हुआ, तो एडिशनल प्रोडक्शन कितने का हुआ, 20 का। यही है हमारे लिए मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर ये यहाँ पर एक इंसान नहीं आता, प्रोडक्शन 70 का नहीं मिलता। मीन्स अगर टीपी 50 से 70 इंक्रीज हो जाए, 1 यूनिट के इंक्रीज होने से, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट थे टीपी, एपी और एमपी के। आई होप कि आपको अभी तक यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं टेबल्स के थ्रू। देखिए एक तरफ हमने मेंशन किया है यूनिट ऑफ लेबर एन, एक तरफ हमारा टोटल प्रोडक्ट टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। देखिए ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो लेबर हमने लिया है, ये वेरिएबल फैक्टर है, इसकी यूनिट्स को हम चेंज करेंगे, बाकी के जो फैक्टर्स हमने फिक्स्ड माने हैं। देखिए जब लेबर यूनिट कितना था, 0 था, तो टोटल प्रोडक्ट भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब वेरिएबल फैक्टर नहीं यूज किया तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जब हमने 1 लेबर का इस्तेमाल किया है तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 20 का हुआ। जब 2 लेबर का हमने जब हमने एक यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इस्तेमाल करी है, तो उससे प्रोडक्शन कितना बढ़ के 20 से 60 हो गया। तो एडिशनल प्रोडक्शन कितना बढ़ा, इधर 40 का बढ़ा। जो एडिशनल प्रोडक्शन 40 का बढ़ा है, यही एडिशनल प्रोडक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाती है। फिर से जब हम 2 से 3 यूनिट पर आए, हमने 1 यूनिट और इस्तेमाल करा, तो देखो प्रोडक्शन फिर से 60 से बढ़ के कितना हो गया, 120, कितना बढ़ गया, प्लस का 60 बढ़ गया। अब ये 60 तभी बढ़ा है ना जब यहाँ एक यूनिट एक्स्ट्रा इस्तेमाल करी गई, नहीं करते तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ता। फिर से जब हम 3 से 4 पे आए, 1 यूनिट हमने और इस्तेमाल करी, प्रोडक्शन 120 से बढ़ के 160 हुआ, कितने से बढ़ा, 40 से बढ़ा। यही 40 देखो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट है। फिर से जब हम कहाँ आए, 3 से 4 पे आए थे, जो हम 4 से 5 पे आएंगे, फिर हमने 1 यूनिट यहाँ बढ़ा दी, तो प्रोडक्शन 160 से 180 हुआ, कितना बढ़ा, केवल 20 का बढ़ा। ये 20 हमारे लिए मार्जिनल हो गया। 5 यूनिट तक जब लेबर जब इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने 5 से 6 यूनिट पर हम आए, 1 यूनिट हमने और इधर इस्तेमाल करी, अब प्रोडक्शन पहले भी 180 था, अभी भी 180 है। मींस टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। मींस टोटल प्रोडक्शन कितना रहा, 0 का 0 ही रहा। इसलिए क्या होता है, मार्जिनल होता है। मींस एक लेबर भी बढ़ा लेकिन उसने कोई काम भी नहीं किया, प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अगर इसके आगे हम चले तो हम 6 से जब 7 पर आएंगे, तो देखा हमने 1 यूनिट हमने लेबर की और बढ़ाई, लेकिन प्रोडक्शन में देखो क्या हो गया, 180 से कितना, 160 माइनस का 20 हो गया। यही मार्जिनल है हमारा, प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हम जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाई क्यू। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो टीपी को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 0 को 0 से करेंगे, 0 रहा, 20 को 1 से करेंगे तो 20 आया, यहाँ 60 को 2 से करेंगे, 30 कहाँ से आया है, 60 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो 30 आया है। फिर इस 120 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर 160 को 4 से करोगे तो 40 आएगा। फिर 180 को 5 से करोगे तो 36 आया। फिर 180 को 6 से किया तो 30 आया। 160 को हमने 7 से किया तो 22.8 आया। ठीक है, फिर मार्जिनल, मैंने कहा था मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल प्रोडक्शन। देखो ये पहले यूनिट के लिए 20 का टीपी है तो मार्जिनल भी 20 रहेगा, बट यहाँ सेकेंड यूनिट पे 20 से 60 पे आए तो 40 का एडिशनल हुआ ना, यही 40 मार्जिनल है। यहाँ 60 से 120 पे आए हैं हम तो 60 बढ़ा है, यही 60 हमारा मार्जिनल है। फिर जब
कहाँ है, हम 120 से 160 पे आए तो ये 40 इंक्रीज हुआ, यही हमारा मार्जिनल, ऐसे हमने मार्जिन निकाल लिया। तो ये हमारे लिए क्या है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब इन तीनों का बिहेवियर देखें जरा। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि अगर हम इधर एक यूनिट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की, तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले 0 से 20 इंक्रीज हुआ, 20 की स्पीड से बढ़ा, फिर 20 से 60 हुआ, 40 की स्पीड से बढ़ा, मतलब बढ़ तो रहा है बट इस इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा है। 60 से 120 हुआ, 60 से बढ़ गया, 60 से बढ़ा, फिर 40 से बढ़ा। देखो यहाँ तक तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, बढ़ रहा है बट 40 से बढ़ रहा है, 20 से बढ़ रहा है, और यहाँ पे आके तो क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके बाद घटना चालू हो जाएगा। तो टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। टीपी का बिहेवियर है। एपी पे आओ, एवरेज प्रोडक्ट पे। एवरेज प्रोडक्ट देखो, पहले 20 था, 30 था, इंक्रीज हुआ, 40 हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर 40 हुआ, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचा, और फिर डिक्रीज होना, 36 आया, 30 आया, 22.8 आया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। मार्जिनल ऐसे ही देखते हैं, पहले 0 था, 20 हुआ, इंक्रीज हुआ, 40 हुआ, इंक्रीज हुआ, 60 आया, इंक्रीज हुआ, फिर 40 हो गया, डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और एक स्टेज ऐसी आई जब ये 0 हो गया और इसके बाद नेगेटिव आना शुरू हो गया। तो ये मार्जिनल का है। अब देखिएगा मार्जिनल में, मार्जिनल 0 वहां पर है जहां पर टोटल प्रोडक्ट हमारा 180 है, मतलब टोटल प्रोडक्ट क्या है, जहां पर मैक्सिमम है। टोटल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ये मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट हो गया। तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 है तो वहां पर टोटल क्या है, मैक्सिमम, मीन्स MP इज नेगेटिव वेयर TP मैक्सिमम। और मार्जिनल नेगेटिव कब हो गया, जब TP आपका घटना शुरू हो गया। लेकिन जब तक TP बढ़ रहा है, जब तक TP बढ़ रहा है तब तक ये जो मार्जिनल है ये पॉजिटिव रहा है। क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आती होगी। ठीक है, आगे देखो, स्टार्टिंग में एवरेज 20 था, मार्जिनल 20 एक जगह से चले हैं, फिर एवरेज 30, मार्जिनल 40, मार्जिनल बड़ा है एवरेज से, मार्जिनल ऊपर रहेगा एवरेज से, फिर ये 40 तो ये 60, मार्जिनल अभी भी ऊपर रहेगा क्योंकि मार्जिनल का डेटा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये मार्जिनल 40 आया, सॉरी AP 40 आया, मार्जिनल भी क्या हो गया, 40 हो गया, और इसके बाद 40 दोनों बराबर, मतलब AP और MP ने एक दूसरे को क्या किया, काट दिया होगा। इसके बाद AP अब 36 हो गया और मार्जिनल 20 रह गया, मतलब काटने के बाद अब AP बड़ा हो गया और मार्जिनल छोटा हो गया। ये बात हमें ग्राफ में भी ध्यान रखनी है। इसी बेसिस पे हम यहाँ पे 3 स्टेज बांटते हैं। जो पहली स्टेज है ना, इस 40 तक का, कहाँ तक का, जहां तक ये जो एवरेज प्रोडक्ट है आपका, है ना, ये क्या हुआ है, मैक्सिमम आया है, इस वाले स्टेज तक का। इस स्टेज को हम नाम देते हैं स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, IR का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखो ये स्टेज 2 है, जहां मार्जिनल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, इसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम देते हैं। और जहां से ये नेगेटिव आना चालू हो गया, जहां से ये TP बढ़ना बंद हो गया, इस वाली कांस्टेंट, इस वाले जहां पे कांस्टेंट हो गया TP, हम सेकंड स्टेज का दर्जा देते हैं। और जहां से TP घटना चालू हो गया, इसे हम थर्ड स्टेज का नाम देते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। इसी टेबल से अब ग्राफ देखते हैं। देखिए टेबल में हमने क्या देखा था कि जो ये टोटल प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, टोटल, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। ये देखो टोटल प्रोडक्ट पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होते होते कहाँ पहुंचा, एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा। ये मैक्सिमम लिमिट है,
ये मैक्सिमम है, इसके बाद टीपी घटना शुरू हो गया। यहाँ पर टीपी क्या है, मैक्सिमम है, टीपी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। ये तो टीपी आया। दूसरा एपी को क्या हमने देखा था कि एवरेज प्रोडक्ट, ये पहले क्या हुआ है, पहले ये हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हुआ है और इसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू, ये मार्जिनल प्रोडक्ट, हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है और इसके बाद ये मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होते होते यहाँ पर हो गया जीरो। यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर टीपी मैक्सिमम हो गया है, टीपी क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। इसके बाद ये मार्जिनल क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, कहाँ, नेगेटिव में चला गया। एवरेज प्रोडक्ट को देखते हैं, एवरेज प्रोडक्ट की ये लाइन है, एवरेज प्रोडक्ट कभी जीरो तो हुआ नहीं है, जहां पे ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट हुआ, जहां पे एवरेज ये अपना मैक्सिमम आया, इसके बाद ये एवरेज घटने लगेगा, यहाँ पर ये एमपी को काट देगा और एमपी से ऊपर निकल जाएगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले, इस पहले देखो आप इस वाले एरिया में, है ना, इस वाले एरिया में क्या है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, लेकिन काटने के बाद यहाँ इस वाले एरिया में देखना अब हो गया एपी इज ग्रेटर देन एमपी, ठीक है। तो ये इसके तीन हैं, जो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज से देखो, जहां तक ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली स्टेज हमारी कौन सी, फर्स्ट स्टेज है, कौन सी, फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकेंड स्टेज है और ये हमारी थर्ड स्टेज है। तो हर स्टेज में टीपी एपी एमपी का कैसा बिहेवियर है ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिटेल में हम लोग तीनों स्टेज को भी देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट स्टेज है इसको नाम क्या देते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसको आईआर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आईआर का नाम देते हैं। इसमें क्या है, टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है ना। एमपी एंड एपी बोथ राइजेस, एमपी और एपी दोनों बढ़ रहे होते हैं। एंड एंड्स व्हेन एपी इज मैक्सिमम, ये स्टेज खत्म कहाँ होती है, जहां एपी हमारा मैक्सिमम होता है। आप ग्राफ में देख सकते हैं, पहली स्टेज है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एपी एमपी भी बढ़ रहे हैं, ये स्टेज यहाँ पे खत्म हो रही ई पॉइंट पे और यहाँ पे एपी मैक्सिमम पे होता है, इसके बाद घटना शुरू हो जाता है। दूसरी स्टेज का नाम क्या देते हैं हम, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डी आर। इसमें क्या है, टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, टीपी बढ़ तो रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। एमपी क्या है, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइन बट रिमेन्स पॉजिटिव, एमपी घटने तो लगता है इस स्टेज में मगर रहता पॉजिटिव है। और तीसरा एपी कैसा हो गया, एपी आल्सो फॉल्स, लेकिन एपी दूसरी स्टेज में घटना शुरू हो जाता है। ये स्टेज कहाँ खत्म होती है, इट्स व्हेन एमपी इज जीरो एंड टीपी इज मैक्सिमम, वहां खत्म होता है जहां एमपी जीरो हो और टीपी मैक्सिमम हो। फिर थर्ड स्टेज में क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होने लगता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। टू मच वेरिएबल फैक्टर्स रिड्यूस इफिशियंसी, क्यों ये नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर लगातार आप बढ़ाते चले जा रहे थे वो वेरिएबल फैक्टर ओवर क्राउडिंग की वजह से, बहुत सारे ओवर क्राउडिंग हो जाती है फैक्टर्स की, इस वजह से इफिशियंसी घटाने लगते हैं, इसलिए हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये तीन स्टेजेस थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।